चक्रवाती तूफान निवार के जल्द ही कमजोर पड़ने की संभावना। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भारी बारिश की चेतावनी। कल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलेगी शीतलहर। वहीं उत्तरी राजस्थान में भी शीतलहर चलने की संभावना। और गुजरात के वलसाड में अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं मौसम की खास खबर क्या है। जी हां, क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिन मौसम में, आइए जानते हैं। भयंकर चक्रवाती तूफान निवार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मौजूद। उत्तरी पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ा चक्रवाती तूफान निवार। उत्तर पश्चिम की तरफ जाते समय तूफान की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटे रही। जल्द ही तूफान के और कमजोर पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तेलंगाना में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर की संभावना बनी हुई है। उत्तरी राजस्थान में कल इक्का दुक्का जगह शीतलहर चलने की संभावना है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश के अनुमान की। अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब में बारिश नहीं होगी। आज हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश नहीं होगी। पूर्वी भारत की बात करें तो 2 दिन बिहार में बारिश का अनुमान नहीं है। जबकि आज और कल झारखंड और ओडिशा में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन बारिश नहीं होगी। साथ ही 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का अनुमान नहीं है। जबकि कल अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। असम और मेघालय में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो आज पूर्वी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का इलाकों में बारिश के आसार हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का अनुमान फिलहाल नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन कई इलाकों में बारिश होगी। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। केरल और लक्षद्वीप में भी 2 दिन कुछ जगह बारिश के आसार हैं। वहीं 2 दिन अंडमान निकोबार के कई स्थानों में बारिश का अनुमान जताया गया है। और आइए अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में अधिकतर जगह बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर बारिश हुई। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का इलाकों में भी बारिश हुई। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में और रायलसीमा में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ भी कई जगह बारिश हुई। वहीं अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई।
तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की स्थिति की अगर बात की जाए, अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान की स्थिति की। जी हाँ, किस राज्य में रहा अधिकतम तापमान और कहाँ रहा सबसे कम तापमान बताएंगे आपको। लेकिन देश के बाकी हिस्सों की भी अगर बात की जाए, क्या स्थिति रही तापमान की, आइए सबसे पहले जायजा ले लेते हैं अधिकतम तापमान का। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। विदर्भ में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी अधिक दर्ज किया गया। वहीं तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। इसके विपरीत उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। वहीं बिहार के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। आपको बता दें, देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान गुजरात में दर्ज किया गया। गुजरात के वलसाड में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। अब आइए रुख करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा। तो जाना आपने तापमान, बारिश और तेज हवाओं का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं खासतौर से पश्चिमी भारत की। जी हाँ, यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं या कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनकी अभी वो बुआई करेंगे तो अच्छी उपज उनको मिल पाएगी, साथ ही कौन सी ऐसी फसलें जिनकी रोपाई की जा सकती है। तमाम जानकारी के लिए आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मौसम और जलवायु के हिसाब से प्रत्येक राज्य का अलग हिसाब होता है। कहीं कोई फसल बाद में बोई जाती है तो कहीं जल्दी बुआई हो जाती है। अगर पश्चिमी भारत की बात करें तो यहाँ के मध्य गुजरात में गेहूं, चने और धनिये की बुआई जारी रखें। दक्षिणी गुजरात में लोबिये, चने, मूंग और रबी की अरहर बोई जा सकती है। यहाँ के किसान रबी के चारे की बुआई और गोभी की रुपाई भी कर ले। उत्तरी गुजरात में सौंफ, जीरे और सरसों की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान गेहूं, चने और धनिये की बुआई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उत्तरी गुजरात में ये समय लहसुन और प्याज की बुआई के लिए भी अनुकूल है। वहीं उत्तरी गुजरात में कपास को चुनने का काम जारी रखें। सौराष्ट्र और कच्छ के किसान इन दिनों गेहूं, सरसों, धनिये, चने, लहसुन और जीरे की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले किसानों को सलाह है कि वो बीजोपचार जरूर कर ले ताकि फसल अच्छी प्राप्त हो। कई जगह अरहर की फसल में फूल आने का समय है। ऐसे में फूलों को कीटों से बचाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह पर दवा का छिड़काव करें। चने और सब्जियों की फसल में बुआई के बाद समय समय पर जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें।
टमाटर, बैंगन, मिर्च समेत सब्जियों की अन्य फसलों में रोगों और कीटों की निगरानी करते रहे। सफेद मक्खी का प्रकोप या किसी तरह के संक्रमण वाले रोग दिखाई दे तो तुरंत विशेषज्ञ की सलाह से समस्या का निवारण करें। गुजरात में ये समय गन्ने की बुआई के लिए अनुकूल है। साथ ही महाराष्ट्र के कोंकण में तैयार धान और रागी की कटाई जल्दी पूरी कर ले, ताकि बुआई के लिए दूसरी फसलों में देरी ना हो। यहाँ के किसान जल्द ही सरसों, चने और सूरजमुखी की बुआई का काम भी पूरा कर ले। कोंकण में अभी रबी की मूंगफली की बुआई की जा सकती है। मध्य महाराष्ट्र में कपास को चुनने का काम करते रहे। यहाँ के किसान चना, गेहूं, मक्का आदि रबी की फसलों की बुआई पूरी करें। यहाँ गन्ने की बुआई के लिए भी ये अंतिम समय है। विदर्भ में रबी की फसलों में गेहूं और अलसी की बुआई अभी करते रहे। तो जाना आपने किस तरह के कृषि कार्य फिलहाल पश्चिमी राज्य जो हैं भारत के हमारे, उसमें किसान कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं टमाटर की। जी हाँ, अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा, कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं जिनकी खेती करके आप अच्छा उत्पादन ना सिर्फ बल्कि इसके साथ साथ अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। टमाटर अपने कई तरह के उपयोग, स्वाद और पोषक गुणों के लिए देश की हर रसोई का हिस्सा बन गया है। लगभग हर सब्जी में टमाटर का उपयोग होता है। इसके अलावा इसके कई मूल्य संवर्धित उत्पाद जैसे केचप, अचार, प्यूरी, सूप आदि भी तैयार किए जाते हैं और साल भर में इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। इस कारण इसकी खेती किसानों के लिए बेहद लाभ का सौदा है। ये समय रबी टमाटर की बुआई के लिए अनुकूल है। टमाटर की फसल साल में 3 बार अलग अलग मौसम में ली जाती है। उत्तर के मैदानी इलाकों में रबी टमाटर की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जा सकती है, जबकि दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों में सितंबर से अक्टूबर का समय उपयुक्त होता है। टमाटर की फसल के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। टमाटर की उन्नत किस्में हैं अर्का सौरभ, अर्का विकास, अर्का आहुति, अर्का आशीष, HS 101, HS 102, HS 110, हिसार अरुण, हिसार लालिमा, हिसार ललिता, हिसार अनमोल, नरेन टोमेटो 1, नरेन टोमेटो 2, पूसा रेड प्लम, पूसा अर्ली डिवार्फ, पूसा रूबी, पूसा गौरव, पंत बहार, पंत टी आदि ये उन्नत किस्में हैं। इसके अलावा पूसा रोहिणी, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा संकर 2, पूसा संकर 4 और पूसा संकर 8 किस्म भी लगा सकते हैं। टमाटर हर प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। बुआई के 30 से 35 दिन बाद टमाटर की पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। बुआई से पहले बीजों को ट्राइकोडर्मा से इलाज यानी उपचारित करें। 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है। उपचारित बीजों को छांव में 30 मिनट तक सुखाएं और फिर 5 मिलीलीटर गहराई पर बीजों को लगाएं। नर्सरी की बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर दें। 1 हेक्टेयर के लिए करीब 300 से 400 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। क्योंकि टमाटर के संकर बीज महंगे होते हैं, इसलिए पौध तैयार करने की विशेष ट्रे का उपयोग करके नुकसान से बच सकते हैं। मुख्य खेत में 2 से 3 बार जुताई कर लें और अंतिम जुताई में जैविक खाद डालें। साथ ही 200 किलोग्राम नीम की खल भी मिलाकर डालें। टमाटर में हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए बेहद सावधानी से टमाटर की सिंचाई करें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से खासतौर से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अगर बात की जाए, यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में उड़द और मूंग की बुआई किसान कर सकते हैं। उड़द और मूंग की बुआई धान की कटाई के 4 से 5 दिनों के बाद करें। मिट्टी में मौजूद नमी को देखते हुए उन्नत किस्म की किसान मक्का लगा सकते हैं। अनंतपुरम और कुरनूल जिले में भी मिट्टी में मौजूद नमी का इस्तेमाल करें। यहाँ मिट्टी में मौजूद नमी को देखते हुए चने, मूंगफली और अरंडी की बुआई की जा सकती है। अनंतपुरम और कुरनूल की काली मिट्टी में कुसुम, मूंगफली और चने की बुआई करें। यहाँ की लाल मिट्टी में अरंडी, मक्का,
मूंग, उड़द और चना किसान लगा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में भी चने की बुआई किसान कर सकते हैं। तेलंगाना में चना, मूंग और उड़द की बुआई किसान कर सकते हैं। तेलंगाना के किसान सरसों, अरंडी, मूंगफली और कुसुम भी लगा सकते हैं। तो जाना आपने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किसान जो हैं कौन कौन से कृषि कार्य मौसम को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बिहार में गेहूं की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। यहाँ के किसान मसूर की बुआई भी कर सकते हैं। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करें। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें। बिहार में टमाटर की मुख्य किस्म की बुआई अब बंद कर दें। टमाटर की बुआई के 1 हफ्ते बाद सिंचाई का काम करें। बिहार और पश्चिम बंगाल में धान की कटाई के बाद सूखने के लिए छोड़ दें। साफ मौसम के दौरान धान को 2 से 3 दिनों के लिए सुखाएं। गांगे पश्चिम बंगाल में मिर्च, टमाटर और गोभी किसान लगा सकते हैं। यहाँ के नए जलौढ़ इलाके में मटर और रबी की प्याज किसान लगा सकते हैं। तो जाना आपने कौन सी खास बातें, लेकिन आइए अब रुख कर लेते हैं मौसम की खास खबरों का। क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिन, आइए जानते हैं। आज मध्य प्रदेश में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। आज और कल छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। आज तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। आज दक्षिणांतरी कर्नाटक में आपको बता दें कहीं-कहीं खूब बारिश हो सकती है। दक्षिणांतरी कर्नाटक में आज बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। वहीं कल केरल में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि अंडमान निकोबार में कल इक्का-दुक्का इलाकों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। और अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम बर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। बर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं बर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व बर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर।
इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में वर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने खेतीबाड़ी के काम पर ही ध्यान दिया है। साल में बरचतरा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां। अपने लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों, चना, मसूर दाल और भी कई सब्जियों की खेती होती थी। आधुनिक तकनीकों से खेती करने की इच्छा के चलते नूरजहां प्रशिक्षण लेने लगी। नूरजहां साल भर कई फूलों की खेती भी करती है। स्थानीय बाजार में मौसमी फूलों के मांग के कारण उनको इस फूलों के खेती से अच्छा खासा लाभ होता है। दामोदर नद के किनारे अपनी तालाब में उन्होंने मछली की खेती भी की। मछली संरक्षण और बाजारों में भेजने के लिए नूरजहां को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ताप प्रतिरोधक यंत्र भी मिला है। परिवार को आर्थिक साफल्य और समृद्धि का मार्ग दिखाया है उन्होंने। चंद शब्दों में कृषि और आधुनिक तकनीकों का संगम घटाकर नूरजहां अपने गांव फतेहपुर के सभी आदमी और औरत के लिए एक मिसाल बन गई है। खेती कर प्रतिष्ठा पाने की लड़ाई नूरजहां की काफी कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपनी अदम्य साहस और परिश्रम से हर बाधा को पार किया। नूरजहां खातून का सफर यही खत्म नहीं होता। अपने गांव और आसपास के कई गांव के महिलाओं को इकट्ठा कर उन्होंने कई आत्मनिर्भर दलों का प्रारंभ किया है। सारे दलों को मिलाकर कुल 2000 सदस्यों को नेतृत्व देने नूरजहां खुद आगे आई है। अपने सक्षम हाथों से उन्होंने परिचालन कार्य का दायित्व संभाला है। नियमित रूप से सरकारी प्रशिक्षणों और योजनाओं में सदस्य भाग लेते हैं। इन्हें कई योजनाओं की सुविधा और अनुदान भी मिली है। तब मेरे बेटे का लगभग 4 साल उम्र था जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी। तो बीडीओ आना जाना करती थी। फिर उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ जाओ। तुम लोगों के पास तो ज़मीन जायदाद काफ़ी है, अगर खेती किसानी करोगे तो आय उन्नति होगी। अवसर मिलते ही अपने बेटी को पढ़ाने बैठती है 34 साल की नूरजहां। नक्शा भी करती है रंगीन काथा पर। अपने और आसपास के सभी लोगों के तरक्की के सपने देखती है वो। फसल से हरा भरा खेत भी इस ख्वाब के खोज में मानो उनका साथी बन जाता है। क्या आप जानते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस आगे चलकर बनता है एड्स का कारण। हालांकि हाथ मिलाने से नहीं फैलता एड्स, लेकिन कोरोना काल में ना मिलाएं हाथ, क्योंकि इसका वायरस करता है हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक। अगर किसी को एक बार HIV हो जाता है, उसका सबसे अच्छा है इलाज बचाव। कोरोना काल में HIV मरीज कैसे अपना ख्याल रखें, आइए ये सब जानने के लिए देखते हैं ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप। कोरोना संक्रमण से कैसे बचें एड्स के मरीज। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस पर एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। एड्स से बचाव ही है एड्स का सबसे बेहतर इलाज। कैसे हैं आप? इस रविवार सुबह 10 बजे DD किसान पर।
लिखा जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया विधान। सफलता की गाथाएं गुथेंगी और मत कर निकलेगा नया समाधान। नई तकनीकें, नए तरीके करेंगे किसानों को मालामाल। वैज्ञानिक आधार ही बनेगा अब हर कामयाबी की मिसाल। किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों से होंगी बातें। आमदनी की बनेंगी नई राहें। जागो, फिर चलो उजालों की ओर। आओ मिलकर बढ़ाएं एक कदम उन्नति की ओर। एक कदम उन्नति की ओर, हर बुधवार शाम 4:30 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हमारे पकवान ही हैं हमारी विरासत। यहाँ हर थाली में दिखती है भारतीय परंपरा। यहाँ आबो हवा में बसती है सेहत। ये शुद्ध देसी भोजन ही है हमारी पहचान। देखिए हमारी पाकशाला। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। हिम्मत, मेहनत, लगन, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की नई परिभाषा, स्वरोजगार का नया दौर, महिलाओं के जीवन की नई भोर, महिला स्वावलंबन, एक कदम विकास की ओर। हर गुरुवार शाम 4:30 बजे डीडी किसान पर। कृषि की उन्नत तरीकों की खोज, लाभकारी कृषि तकनीक से जुड़े शोध, लागत से 2 गुना लाभ पा रहे किसानों की सलाह, युवा किसानों की भागीदारी से बदलते नए भारत की तस्वीर। देखें डीडी किसान पर ग्रामीण शोधशालाएं 21 अगस्त से हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान। पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान। पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर।